नमस्कार, एबीपीएल न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। और जिस तरह से सबको पता है कि हल्द्वानी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं और समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के समर में कूदकर यहां की जो चुनाव की सरगर्मियां और बढ़ा दी हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए, शोएब अहमद जी। और आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे और किस तरह से यहाँ से मेयर की सीट निकालने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। शुक्रिया। तो कैसा है आपका, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा हमेशा यहाँ पर एक मेन पार्टियाँ बन के सामने आती हैं, किस तरह से आप उनका मुकाबला इस बार करने वाले हैं? देखिए, फैसला तो जनता करती है। पहले भी मैं यहाँ 3 चुनाव लड़ चुका हूँ और बहुत इज्जत दी थी हल्द्वानी की जनता ने। लेकिन ये थोड़ा डर रहता था कि भाजपा को हराना है तो जीतते हुए वोट दिया तो बहुत अच्छी बात थी, जिससे सत्ता परिवर्तन भी होता है। और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की जो व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कार्य करती है, वो कहीं ना कहीं समाज में वो लड़ाने और धमकाने की बात करती है। और वो चीज़ अब आपके सामने है। यहाँ की जनता, मैं बंदूपुरा क्षेत्र की अगर बात करूँ तो बंदूपुरी की जनता के आगे सब चीज़ हर तरीके के वो दौर आए। बंदूपुरा की जनता ने बीच में आपने देखा होगा कि यहाँ के प्रत्याशी को अच्छा वोट भी दिया। 2012 की बात करें तो सिर्फ 1200-1300 वोट से यहाँ से मतीन भाई वो चुनाव हारे और जनता ने एकजुट होकर अपनी ताकत वहाँ दिखाई थी। और बीच में 2000 अगर हम बात करें अभी 22 की जो अभी इलेक्शन गया है विधानसभा का, जिसमें मैं भी था, हमारे बड़े भाई मतीन भाई भी थे और सुमित हृदय भी थे। तो उसमें एक मैसेज गया था कि किस तरह भाजपा को रोकना है। अच्छी बात थी भाजपा को रोकना। मैं ही मानता हूं कि भाजपा को जिस तरीके से कार्य करती है, भाजपा सत्ता में रहकर सत्ता में उस सत्ता का दुरुपयोग करती है। और इसलिए सब समाज ने मिलकर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, भाजपा को हराना। वो भारतीय जनता पार्टी ने को हराया और सुमित हृदय जी को यहाँ से विधायक भी बनाया। लेकिन बात वो यही आती है कि आम जनता जो इसमें पिसती है, उन्होंने वोट भी दिया, एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया। प्रकाश जोशी जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े, प्रकाश जोशी को भी एक तरफा वोट दिया यहाँ पे कांग्रेस को, तो और सुमित हृदय जी को भी पूरा एक तरफा वोट दिया। लेकिन उस वोट का फ़ायदा उस जनता को कहाँ मिला? मैं समझता हूँ उस जनता को उसका बहुत नुकसान मिला। पिछली बार ये हवा चल गई थी कि 2 भाई मैदान में हैं, 2 भाई एक साथ लड़ रहे हैं, जिससे वोट कटेगा, वोट कटने की राजनीति होगी, इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुँचेगा। अगर वहाँ भी कोई जनता सोचती है तो जनता बहुत समझदार है, निर्णय जनता ही लेती है कि किसको वोट देना है, उस वोट से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। लेकिन मैं ज़रूर समझता हूँ कि अगर बंदूपुरा में कोई उस टाइम पर अगर नेतृत्व करने वाला होता, बीच में जो 8 फरवरी की घटना एक बंदूपुरा में घटी थी, तो मैं समझता हूँ वो घटना नहीं होती, वो घटना टाली जा सकती थी अगर यहाँ कोई नेतृत्व करता। और नेतृत्व भी जब ये होता है जब आपके साथ में पब्लिक होती है, पब्लिक का एक वोट बैंक होता है। तो अभी हालात ऐसे ही हैं, इससे ना तो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, ये क्षेत्रीय चुनाव है। क्षेत्रीय चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते, कांग्रेस जीते, समाजवादी जीते और भी अन्य दल, चाहे कोई भी जीते, इससे सत्ता परिवर्तन में कोई ताकत नहीं मिलती। और ट्रिपल इंजन की सरकार को भी देख लिया है, पहले मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के थे और प्रदेश में कांग्रेस की, प्रदेश में सरकार भी भाजपा की है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में यहाँ पर लोगों को, पीड़ितों को प्रताड़ित करती आई है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार लोगों को ये चाहिए कि एक अपनी ताकत को दिखाना चाहिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि अब मैं हूँ मैदान में, अकेला हूँ, मेरे भाई बड़े भाई मतीन सिद्दीकी ने मेरे सर पे हाथ रखा है और हम 1 और 1 11 हुए हैं। तो उस ताकत को हम लोगों ने तो शुरुआत करी है, हमने फिर मेहनत करके फिर मैदान में आए। अब जनता को इस चीज़ को देखना होगा कि जनता अपनी ताकत को दिखाए और अपनी ताकत को दिखाने के बाद उस चीज़ को रियलाइज़ कराए कि हमारी वोट की ताकत क्या है। जब तक इन राजनीतिक दलों को, ये बड़े जो दल हैं, उनको जनता के वोट की ताकत का एहसास नहीं होगा, जब तक ये राजनीतिक दलों को असर नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ तक कि आप एक चीज़ देखो कि कांग्रेस ने अभी पर्चे भरे, मुसलमानों को वोट तो चाहिए कांग्रेस को, लेकिन किसी मुसलमान के नाम का प्रस्तावक में तक तो नाम नहीं डाला। बात करते हैं वोट बैंक की, तो वोट चाहिए तो आपको वोट लेने के लिए उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा, खाली वोट लेके आप घर नहीं बैठ सकते। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्याशी सब अच्छे हैं। ललित भी मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। प्रत्याशियों में मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सत्ताओं की नीति में कमी निकाल रहा हूँ। जो ये पार्टियाँ होती हैं, इनकी नीतियाँ, इनकी सोच जिस प्रकार की होती है, उस सोच में ये लोग बदल जाते हैं। तो आज अगर आपने वोट लिया है तो उस वोट के का आप उसको एहसान समझिए, उस वोट के लिए उनके लिए खड़े रहिए। तो जनता समझदार है और
अभी जो प्रकरण सामने गुजरे हैं बीच में, तो जनता को इस समय चाहिए, मैं आपके चैनल से भी अपील करता हूँ कि इस बार अपनी एकता, अपनी ताकत का, एकता इन द सेंस मैं खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, एकता मेरा कहने का मतलब है कि आपने भारतीय जनता पार्टी, आपने कांग्रेस, आपने सबको देखा है, एक बार कम से कम मेरे पास भी जो कुछ ऐसे विज़न है, मैं गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं समझता, मैं धर्म और जात को नहीं मानता, सबको मैं एक मानता हूँ, एक सामान्य लेके चलने की बात करता हूँ। और सर्व समाज जब तक एक साथ नहीं आएगा, जब तक सत्ता में परिवर्तन, जब तक कार्यशैली में परिवर्तन नहीं आ सकता, ये ठेकेदारी का जो प्रथा चली आ रही है, जो पैसा कमाने की, लूटने की प्रथा चली आ रही है, ये जब ही ख़त्म होगी जब तक जनता इस चीज़ का जवाब नहीं देगी। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि एक बार एकजुट होकर साथ में आइए और एक बार मौका देके देखिए, जब ही इन लोगों को, राजनीतिक दलों को एहसास होगा कि जनता क्या कर सकती है। तो जैसे आपने मतीन सिद्दीकी जी की बात की, इससे पहले हमेशा वो आपके सामने चुनाव में, हर चुनाव में रहे और इस बार उन्होंने आपको समर्थन दिया है, तो कितनी ताकत मिलेगी आपको उनसे समर्थन लेने के बाद? देखिए, उनकी ताकत तो मैं कहता हूँ 1 और 1 11 हो गए, उनकी ताकत से बहुत बड़ा बल मिला है मुझे। लेकिन ये अब जनता को भी समझना चाहिए इस बात को कि जब हम दो लोग, जब हम दोनों की राय अलग थी, दोनों के नज़रिए अलग थे, जब उन नज़रियों को, उन आपसी जो खटास, हमारी कोई वैसा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, हमारा उनके साथ में, उनका मेरे साथ में कोई राजनीतिक तनाव रहे हैं कि वो मेरे आमने सामने भी चुनाव लड़े हैं। तो आज हम जब एक हो गए हैं, तो अब जनता को ये सोचना चाहिए, जब हम सब चीज़ें भुला के एक होके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं, तो जनता को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब उनको ये फैसला लेना पड़ेगा कि तुम लोगों के लिए बात कौन कर सकता है, तुम्हारी बात आगे कौन बढ़ा सकता है, कौन तुम्हारी बात को रख सकता है, तुम्हारी सही चीज़ों के लिए कौन लड़ाई कर सकता है। तो मेयर पद की बात करें कि इस बार हल्द्वानी से 14 लोगों ने मेयर पद के लिए यहाँ पर नामांकन किया है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार हल्द्वानी का जो मेयर पद का चुनाव है वो 2 पार्टियों के बीच में ना रह गया, एक तरफा ना रह के एक अच्छा चुनाव हमको देखने को मिल सकता है? मैं तो समझता हूँ अगर हल्द्वानी की जनता ने सही से अगर इस चीज़ को समझ लिया और जो अभी तक पिछले 10 सालों की अगर बात करें, तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट मुकाबला करेगी समाजवादी पार्टी इस बार। अगर जनता ने इस चीज़ को समझ लिया कि अपने हक की लड़ाई के लिए, अगर अपने हक के लिए एक साथ आ गए और अपना कोई नेता चुन लिया, तो मैं समझता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी से हमारी डायरेक्ट फाइट होगी। आपका एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो बनभूलपुरा का है, बनभूलपुरा का जो क्षेत्र है वो आपका एक पारिवारिक क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। यहाँ के युवाओं में अक्सर बनभूलपुरा के लिए यही कहा जाता है कि नशा और कई तरह के, मतलब मेन जो है नशा यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हमेशा उभरा है। इसके लिए आप अगर मेयर पद में आप चुनकर आते हैं, तो क्या आपके विजन है बनभूलपुरा को लेकर? देखिए, सिर्फ बनभूलपुरा नहीं है, जिस भी धर्म के, जिस घर के बच्चा अगर नशे में पड़ा है, चाहे वो किसी भी समाज का है, खास बनभूलपुरा की भी बात नहीं करूँगा, ये नशा तो सब जगह है और इससे बहुत दूर रहना चाहिए। इससे पूरे के पूरे घर बर्बाद होते हैं, परिवार बर्बाद होते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से पाल के किन हालातों में पालते हैं, उन हालातों से पालने के बाद बड़ा करते हैं, उसके बाद जब बच्चा नशे में जाता है तो बच्चों, माँ बाप की और पूरे परिवार की वो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। और उन माँ बाप के दिल से क्या गुजरती है कि जिस बच्चे के लिए हमने वो भूखे पेट रहे होंगे, किसी तरह कहाँ से पैसा लाए होंगे, बच्चों को पढ़ाया होगा, बच्चों को बड़ा करा होगा, लेकिन नशा एक ऐसी चीज़ है जो पूरे के पूरे घर बिगाड़ देती है। समझ में नहीं आता है सरकारें इसमें खुल के काम क्यों नहीं करती हैं। सरकारों को पता है कि नशा कहाँ से आ रहा है, सरकार ये भी जानती है कि इसका सोर्स क्या है, तो सरकार उस सोर्स को बंद क्यों नहीं करती, आज तक समझ में नहीं आया। कह देते हैं बड़ी आसानी से कि नशा बहेड़ी से आ रहा है, नशा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में आ रहा है। अरे कि अगर मालूम है आपको सोर्स से आ रहा है, तो उस सोर्स को आप बंद क्यों नहीं कर सकते? अब ये छोटे मोटे पैडलर को पकड़ना कि साहब ये 2 इंजेक्शन बेच रहा था उसको पकड़ लिया, जो आदमी अगर पी रहा है उसको पकड़ लिया। अरे जो बड़े लोग नशे के व्यापारी हैं, नशे के कारोबारी हैं, उस पर पुलिस सेंध क्यों नहीं मारती है? अगर आज पुलिस चाहे तो नशा बंद हो सकता है, आज सरकार चाहे तो नशा बंद हो सकता है। तो ये तो सरकार को कदम उठाना पड़ेगा ना। अगर हम बात करें, आज तो हर आदमी सोचता है नशा बंद हो, कोई नहीं चाहता नशा हो, लेकिन सरकारों को, जब तक सरकार इस बात को नहीं सोच लेंगे। मैं तो एक चीज़ और कहता हूँ, जो नशे की प्रथा उत्तराखंड के अंदर है, इतना किसी और प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश में भी समझता हूँ शायद इतनी नशे की प्रथा वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शायद ये नशे की प्रथा इतनी उत्तर प्रदेश में नहीं है जिस तरह नशा उत्तराखंड के अंदर है। तो उत्तराखंड के अंदर अगर नशे को सरकार नहीं रोक पा रही है, तो ये सरकार किस तरह का विकास करने की बात करेगी? विकास, इससे बड़ा कोई विकास नहीं होगा जब तक ये घरों के परिवारों को, अगर इनकी सरकारों में अगर वो अपने आप को असुरक्षित समझते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम नौकरियाँ रोजगार तो देने से रहे, ऊपर से नशे की ऐसी लत पड़ी है, अगर नशा नहीं छुड़ा सकते तो तुम सरकार में रहने लायक नहीं हो। शोएब जी, जो नगर निगम का चुनाव है,
व्यापार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि नगर निगम कहीं ना कहीं से व्यापार से भी जुड़ा होता है और हल्द्वानी कुमाऊं का द्वार है, पहाड़ के क्षेत्र भी बिल्कुल यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। तो शोएब अहमद का यहाँ के व्यापारियों को लेकर क्या विजन है? देखिए, व्यापारी खाली एक व्यापारी नहीं होता, व्यापारी के पीछे भी एक परिवार होता है। एक व्यापारी व्यापार करता है, उसके यहाँ 50 लोग काम करते हैं। वो 50 लोग को जब वहाँ तनख्वाह मिलती है तो उनके 50 लोगों के घर चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेन होती है। वो ये खाली व्यापारी होगा ना, एक व्यापारी मेहनत करता है, पैसा लगाता है, रात दिन करके कम से कम 50 लोगों के घर भी चलाता है। तो व्यापारियों की समस्याओं को अगर यहाँ की सरकार या यहाँ का मेयर एज ए मेयर अगर नहीं समझेंगे तो आगे कोई विकास में समझो विकास नहीं हो पाएगा। अगर आप बात करते हैं रोड चौड़ीकरण की, वो शहर की ज़रूरत है। चौड़ीकरण रोड की शहर की ज़रूरत है। जिस तरह गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जिस तरह आबादी बढ़ रही है, जिस तरह लोगों ने पहाड़ से पलायन किया है, और जिस तरह हल्द्वानी की आबादी, आज हल्द्वानी देखिए कितने बड़े क्षेत्र में तब्दील हो गया। बहुत अच्छी बात है, आज हल्द्वानी शहर बहुत अच्छा शहर हो गया है और हर आदमी आज शिफ्ट हुआ। लेकिन वो आदमी जो शिफ्ट होना नहीं चाहता था, अपने गाँवों से बाहर नहीं निकलना चाहता था, वो भी मजबूरी के तहत हुआ, क्योंकि वहाँ पर ना फर्स्ट एड की सुविधा है, ना मेडिकल की सुविधाएँ इन्होंने दी हैं, ना उन्होंने शिक्षा की सुविधाएँ वहाँ दी हैं, ना वहाँ उनके बच्चों को नौकरी का कोई आगे रोजगार मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई व्यापार नहीं है। तो बच्चे अपना नीचे पलायन करते हैं। जब बच्चे पलायन करेंगे तो माँ बाप भी यहाँ पलायन करते हैं। तो ये सब तरीके से चाहिए। हल्द्वानी का विकास जो हुआ है, क्षेत्रफल में अगर बात करें, डेंसिटी हल्द्वानी की जरूर बढ़ी है, लेकिन उसको चलाने के लिए हल्द्वानी में अभी किस सरकार ने, चाहे नगर निगम ने, कोई ऐसा रोड मैप नहीं बनाया है कि इतने लोगों की आबादी को कैसे चलाया जाएगा। सीवर लाइन है, डालते हैं, 6 इंच की पाइपलाइन डालते हैं। 6 इंच की पाइप डालने के बाद 5 साल के बाद वो पाइपलाइन चेंज करेंगे। अरे तुम्हें पता है शहर की आबादी का एक बार पैसा बर्बाद ना करके, क्योंकि इसमें कमीशन मिलता है। हर जगह तो कमीशन की प्रथा बनी आ रही है कि 30% तो कमीशन जा रहा है पूरा का पूरा। और सड़कें बनती हैं, अभी नैनीताल रोड आप देख लो जाकर, रोड बनी, रोड बनने के बाद सिविल लाइन पड़ रही है, फिर रोड खुद रही है, फिर उसके बाद रोड बैठ जा रही है। तो कैसे बिल पास करते हैं ये लोग, अधिकारी लोग, ये डिपार्टमेंट कैसे पैसा बर्बाद कर रहे हैं? ये पैसा कोई सरकार का नहीं जा रहा है, पैसा हम और आपका गरीब जनता का जा रहा है, उनके टैक्स का पैसा जा रहा है। तो सरकारों की सोच ही नहीं है इसके ऊपर। आज ये ट्रैफिक की बात करें, नैनीताल के अंदर हमारा पर्यटन को लेकर बात करें तो इनके पास उसका कोई विजन नहीं है। नैनीताल में तुम गाड़ियाँ रोक देते हो कि साहब नैनीताल नहीं जाएंगे आप, तो आदमी नैनीताल क्यों नहीं जाएगा? हम आदमियों को रोक रहे हैं नैनीताल आने के लिए। हम ये नहीं, उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं कि नैनीताल आने से रोके ना, उनको अंदर भी आने दें, उसको सिस्टम को कैसे बनाएं। तो जब ये विजन तुम्हारे पास नहीं, तो तुम्हें सरकार में बैठने का हक नहीं है। तुम्हें सरकार, एज ए सरकार और एज ए अधिकारियों को, एज ए प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हमें इस पर किस तरह काम करना है। तो विजन की कमी है। और आजकल मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा हावी हो गई है पॉलिटिशियंस के ऊपर, क्योंकि ब्यूरोक्रेट पढ़े लिखे होते हैं, वो एक एग्ज़ाम पास करके आए होते हैं। आजकल जो हमारे नेताओं को जो रह गया, उन नेताओं को तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो वो अगर एक शिक्षा विभाग का मंत्री हैं, अगर वो शिक्षा विभाग चला रहे हैं, तो शिक्षा विभाग को कैसे लाना है, ये मंत्री को भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं किसी मंत्री के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो अब वहाँ पे भी सारा काम तो यहाँ पर अधिकारी करते हैं, और अधिकारियों को भी वो इतने काम करेंगे जितना अधिकारी अपने दिमाग से आज देगा यहाँ पोस्टिंग है, कल को उसकी पोस्टिंग 1 साल के बाद दूसरे शहर में हो जानी है। लेकिन नेताओं को सोचना चाहिए कि शहर का विकास करना है। ये हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के लोकसभा सांसद हैं, इनको अपने क्षेत्र में कैसे विकास करना है, लॉन्ग टर्म में कैसा काम करना है, उसके बारे में मैं आज साफ कर रहा हूँ कि किसी के अंदर कोई विजन ही नहीं है। मुझे अगर ऐसा मौका मिलता है, हल्द्वानी की जनता अगर मुझे कोई ऐसा मौका देती है, मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि मैं 1 साल के अंदर हल्द्वानी का नक्शा बदल के दिखा दूँगा कि हल्द्वानी में विकास कैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हल्द्वानी को लेकर जिस तरह से शोएब अहमद साहब ने बताया कि बहुत अच्छे इनके विजन है और किस तरह से ये जनता की समस्याएं दूर करने की कोशिश करेंगे, और आगे भी जो भी इनके प्रयास होंगे और जिस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ मोहम्मद उवैस, ABPL न्यूज़ के लिए हल्द्वानी से।